गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 10th की जो चैप्टर 1 है साइंस का ना, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण किसे कहते हैं मैं पहले लेक्चर में ही बताया हूँ। उस लेक्चर का लिंक इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं वो स्टडी करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्या है, पहला संयोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक, और इसका इंग्लिश नाम है डिकम्पोजिशन। ठीक, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है द्वि विस्थापन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए बच्चों, अभी जानते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, कहीं से भी नोट्स मिल जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और आपको डेफिनेशन को कैसे याद रखना है ना, मैं वो तरीका बताऊँगा आपको। पहले पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। जब दो या फिर दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं, ठीक, या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से आपको उतना समझ में नहीं आएगा, जब मैं एग्जाम्पल से डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा तब अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। हमको क्या बोला है, संयोजन। संयोजन को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, ये ध्यान में आपको रखना है। कॉम्बिनेशन मीन्स जोड़ना है। तो जुड़ेगा कौन, रिएक्शन में किसका होता है, एलिमेंट का, मतलब तत्वों का। कोई भी दो तत्व ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स में आप लोग को समझा रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एक हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ, इससे तो आप लोग परिचित है। और क्या ले रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन गैस। दो तत्व हो गया और दोनों को जोड़ रहा हूँ। ये बना देगा क्या, H2O, वाटर बन जाएगा। ठीक है, जिसको जल कहते हैं। तो देखिए यहीं से मैं डेफिनेशन को आपको एक एक वर्ड से समझाता हूँ। देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, इस रासायनिक अभिक्रिया में कितने तत्व लग रहा है, दो, या फिर किसी किसी अभिक्रिया में दो से अधिक भी लगता है, इसीलिए दो या फिर दो से अभिकारक बोला। अभिकारक मैंने बता दिए थे, जो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो दो या फिर दो से अधिक अभिकारक आपस में, देखिए आपस में मिलते हैं, मिल गए, मिल के देखो नया एक संयोग करके एकल उत्पाद। देखिए यहाँ पे कितने उत्पाद बनाया, एक ही ठो बनेगा, दो नहीं। इसीलिए ये एकल वर्ड जो है आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये एकल बात को आपको लिखना पड़ेगा। एकल उत्पाद बनाते हैं तब उसी को क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। तो इसको दूसरे रूप से ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप कोई दुकान में जाते हैं, जैसे स्टेशनरी दुकान, जो किराना का दुकान होता है ना, उसमें जाते हैं। अब देखिएगा लक्स की साबुन मांगते हैं तो उसमें देखिएगा कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक मतलब एक पैकेट में 4 साबुन रहता है कि 5 साबुन रहता है। मतलब क्या है, 5 साबुन मिलके, 5 सोप मिलके क्या बना रहा है, एक कॉम्बो पैक बना रहा है ना। 5 साबुन से तो 1 कॉम्बो पैक बन रहा है ना, कॉम्बो पैक बना ना। तो बताइए 5 लोग मिलके क्या एक ही ना बना, तो वही सेम चीज है। यहाँ पे 2 हो या फिर 2 से अधिक मिलके एक बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो पहला जो अभिक्रिया है संयोजन, आप लोग को क्लियर हो गया हो। ये देखिए एग्जाम्पल एक नहीं और अधिक भी दे सकते हैं आप। कैसे, मैं और भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये एक एग्जाम्पल हो गया, अब और भी ले लीजिए, जैसे कि कार्बन ले लीजिए और उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, CO2। ये सब अभिक्रिया से भी आप लोग परिचित हैं। ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। बहुत सारे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया में आते हैं। ठीक, वियोजन मतलब क्या होगा, जस्ट उल्टा, कॉम्बिनेशन की उल्टा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो तत्व जोड़ रहा था, और वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक से टूट के 2 नया पदार्थ बनेंगे या फिर अधिक भी बन सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल से आपको एक एक डेफिनेशन की जो वर्ड को आपको समझा देंगे। देखिए पहले क्या बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक, अभिकारक कितना लेना है, एकल, जब 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद में
टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं क्या है। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि आप ले लीजिए CaCO3, ये कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर, हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। आप लोग देखे होंगे, मार्केट में जाइए चाहे जो भी मकान बनाते हैं चूना पत्थर लेते हैं। इसको जब आप गर्म करेंगे ना, ये गर्म का सिंबल है, जहाँ पे डेल्टा ऐसी सिंबल दिया जाएगा एरो के ऊपर, वो गर्म का सिंबल है। मतलब इसको क्या कर रहा हूँ मैं? गर्म कर रहा हूँ। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए CO3 है, मतलब CO2 गैस पक्का निकलेगा। क्या निकलेगा? पहले CO2 गैस निकल जाएगा। तो अब देखिए इसमें से CO2 को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा? देखिए यहाँ पे Ca बचा, तो Ca को तो लिखेंगे। कितने ऑक्सीजन निकल चुके हैं? 2, और कितने बचा? 1। तो देख लीजिए यही बन गया। तो कैसे मैंने लिखा, समझ में आया? CaCO3 चूना पत्थर को हीट दिया तो पहले CO2 गैस निकाल दिए। CO2 गैस जब निकल गया तो बचा गया, Ca बचा था और एक ऑक्सीजन बचा था, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो देखिए अभी इसके साथ आप जो समीकरण डेफिनेशन जो लिखा, मतलब परिभाषा जो लिखा, एक एक वर्ड मैच कराते जाइए, बैठ जाएगा। तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा, पहले एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल से एक एक वर्ड को मैच करते हुए जाइएगा तो बन जाएगा। कैसे? देखिए अभिक्रिया, जिसमें देखिए ये कौन है? एकल अभिकारक। कितने अभिकारक लिया मैंने? एकल अभिकारक। देखिए एकल अभिकारक टूट के, जब टूट के, देखिए 2 लिखा हूं क्या? 2 या फिर 2 से अधिक। इस केस में कितने में टूट रहा है? 2, और दूसरे केस में तो अधिक भी टूट सकते हैं। टूट के क्या लिख रहा है? टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया तो कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए मैं इसलिए आपको क्या बोले थे, कॉम्बिनेशन की उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? 2 मिलके एक बनाते थे, और इसमें क्या है? 1 टूट के 2 बना रहा है। कॉम्बिनेशन में अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बनता था, इसमें क्या आ रहा है? 1 अभिकारक टूट के 2 उत्पाद बना रहा है। ठीक है, ये जो वियोजन अभिक्रिया आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले डेफिनेशन को देख लेंगे हम लोग, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग डिस्प्लेसमेंट से परिचित होंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं उसको। जैसे कि मैच चलता है, क्रिकेट मैच वगैरह चलता होगा, तो उसमें देखिएगा कोई क्रिकेटर को चोट लग जाता है तो उसके जगह में मैं दूसरे को लाता हूँ ना, तो परिवर्तित के रूप में लेके आता हूँ। तो ये भी वही चीज़ें हैं। तो देखिए पहले डेफिनेशन क्या कह रहे हैं मैं देख लूँ। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से जब समझाऊंगा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बोल रहा है क्या? वो अभिकारक जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व मैं ले लेता हूँ। एक सपोज मान लीजिए आप जिंक ले लिया। क्या ले लिया? जिंक एक तत्व है, पढ़े हैं आप लोग क्लास 9 में, पीरियोडिक टेबल भी पढ़े हैं तो परिचित होंगे। परिचित नहीं भी है तो क्लास 10th में ही पढ़ेंगे आप लोग पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जिंक एक तत्व ले लिए हम। इसके बाद क्या कर रहा हूं? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के जलीय यौगिक की जलीय अवस्था। तो यौगिक ले लेंगे एक CuSO4, इसकी जलीय अवस्था ले लिए मैंने। अब क्या बनेगा यहाँ से? देखिए यहाँ से क्या होगा? ये जिंक जो है कपर को हटा देगा। कपर को हटाएगा तो कपर की जगह में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ZnSO4, और कपर विस्थापित मतलब खुद कपर निकल जाएंगे। तो देखो परिभाषा से मैच कराइए। और अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, तो इसमें बताइए अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक है कि कपर है? जिंक है। क्यों जिंक है? क्योंकि कपर को हटाया कौन? जिंक ने, इसीलिए जिंक अधिक क्रियाशील पदार्थ है। कपर को हटा करके देखिए क्या कर दिया? कम तत्व क्रियाशील तत्वों को उसकी जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पे विस्थापित कर दिया कपर को। तो यहीं से ही तो परिभाषा आपका बन जा रहा है ना। तो हर टाइम आप कभी भी कोई भी रिएक्शन की परिभाषा लिखेंगे तो एग्जाम्पल से लिखने की कोशिश करिएगा तो आपका कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप दूसरे रूप में भी ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ जहाँ पे खेल वगैरह होता है, कबड्डी वगैरह या भी जो भी है, आप देखते होंगे ये जो हिट करने जाते हैं या फिर स्ट्राइक करने जाते हैं, वो ताकतवर हो तो क्या कहेगा? वो उसका कमजोर को क्या होगा? खींच के लेके आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। ये कॉपर को कौन हटा पा रहा है? जिंक। ताकि आपको उल्टा दे देता, यहाँ पे मान लीजिए कॉपर देता और ZnSO4 रहता,
तो क्या बनता, CuSO4 प्लस जिंक होता क्या? नहीं होता, यहाँ पे नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? क्योंकि ये तो कम रिएक्शनशील पदार्थ है ना, इसके अंदर ताकत ही नहीं है जो जिंक को हटाने के लिए। जिंक को हटाने के लिए इसके अंदर क्षमता होगा तभी तो, मतलब अधिक क्रियाशील पदार्थ होता तभी। तो ये कम मतलब रिएक्शनशील, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्टिविटी इसकी कम है बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नो रिएक्शन होगा। ऐसे भी क्वेश्चन देगा तो आपको ध्यान में रखना है, हम लोग अभी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, उसमें आप लोग परिचित हो जाएंगे। अभी यहाँ पे रिएक्शन है तो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी क्या पढ़ा मैंने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा क्या कह रहे हैं पढ़ ले, उसके बाद मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो इसको एग्जांपल से यहाँ पे हम समझाते हैं, देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। तो लेते हैं क्या, मैं मान लीजिए सोडियम क्लोराइड या फिर Na2SO4, ये तो पढ़े हैं आप लोग, सोडियम सल्फेट पढ़े हैं, ये एक सॉल्ट है, ठीक। प्लस मैं ले लेता हूँ बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक, ये भी एक सॉल्ट है। अब देखिए ये दोनों का क्या हो रहा है, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के, ये दोनों अभिकारक है, अभिकारक के मध्य अवस्था का आयन का आदान प्रदान होगा। तो आयन यहाँ पे मेन समझना है आपको, यहाँ पे सोडियम प्लस में होते हैं और ये माइनस में होते हैं, कितने यहाँ पे -2, ये +2, और बेरियम की +2 होती है आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं, और क्लोरीन की -2। तो ये बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, इसकी प्लस इसका माइनस को लेगा और इसका प्लस इसकी माइनस को लेगा। तो देखिए इसकी प्लस इसकी माइनस को लेंगे तो क्या हो जाएगा NaCl, और इसका माइनस इसके प्लस को लेगा तो क्या हो जाएगा BaSO4। तो देखिए आयन का आदान प्रदान हुआ कि नहीं, इसका प्लस इसकी माइनस का गया और इसकी माइनस इसकी प्लस को लिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है देख लीजिए, इसकी सोडियम को हटाया कौन, Na, और इसका Ba को हटा कौन रहा है, Na। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ दोनों सॉल्ट से, ये इसको हटा रहा है वो इसको हटा रहा है, तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ आज जो मेरे लेक्चर में ये 4 रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया हो। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग जानते हैं उपचयन और अवचयन, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। पहले क्या है यहाँ पे उपचयन देखते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले परिभाषा हम लोग पढ़ लें, उसके बाद एग्जाम्पल से एक एक चीज़ को समझेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप कार्बन लिए एक तत्व, प्लस क्या कर दे रहा हूँ O2, बनता क्या है बताइए, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो देखिए परिभाषा में वो अभिक्रिया, ये तो अभिक्रिया ही है क्योंकि 2 तत्व मिलकर के एक नया तत्व बनाते हैं, अभिक्रिया तो यही रहे। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, देखिए तो कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन जुड़ना उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन या फिर इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये C+O2CO2, अब जब आप लोग थोड़ा सा 11th-12th में आ जाएंगे तब उसमें कैसे ये परिभाषा हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऋणायन होते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे ऋणायन तत्व जुड़ जाएंगे तब भी हम कहेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। या फिर ऑक्सीकरण में क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन की लूज होता है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की लूज होगा। ये आप लोग 11th में जब आएंगे ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 10th के लिए आप लोग कैसे याद रखना है, वो किसी भी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण। और दूसरा इसी में से हाइड्रोजन हट जाए या फिर किसी तत्व से
हाइड्रोजन हट जाए तब भी कहेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, अब आ जाते हैं अपचयन में। अपचयन क्या कह रहे हैं? अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या फिर ऑक्सीजन को हट जाना, हाइड्रोजन को जुड़ जाना। यहाँ पे और एक बार आप लोग जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन को H2O को जोड़ना होता है। ठीक है, H2O को जोड़ना है। ठीक, और यहाँ पे किसको हटना है? हाइड्रोजन को हटना है। H2 मतलब हाइड्रोजन को हट जाना है। रिमूव लिख दो, रिमूव। ठीक है, ये दो चीज़। तो इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ये कैसे होते हैं। क्या है? ऑक्सीजन हट जाना या फिर हमने क्या बोला? हाइड्रोजन जुड़ जाना। तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं जिंक ले लिए प्लस H2SO4 ले लिए। ठीक, तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन क्या जाएगा मेरा ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा हमारा H2। क्या बन जाएगा? H2। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हमारा अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हमारा उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे जिंक तत्व के साथ ये देखिए SO4 जुड़ गए। मैंने बोले थे ऑक्सीजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन जैसे कोई ऋणात्मक, तो ऑक्सीजन जैसे ऋणात्मक कौन है? SO4। तो ये क्या होगा मेरा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिसको हिंदी में कहते हैं उपचयन। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक में आ जाओ, तो यहाँ पे देखो ऋणायन कौन था? SO4 हट गया, H2 आ गए। तो यहाँ पे लिखा क्या? वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन जैसे कोई ऋणात्मक तत्व भी हट जाए। तो देखो SO4 हट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? रिडक्शन इसको। ठीक है, और जिसको हिंदी में अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बुक से आप लोग को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा परिभाषा क्या हुआ? किसी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ना या फिर ऑक्सीजन जैसे कोई ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए तब उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे या फिर उपचयन कहेंगे। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल जाए या फिर ऑक्सीजन जैसे कोई ऋणात्मक आयन भी निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए तब उसको कहेंगे हम अपचयन। ठीक है, इसके बाद आते हैं और दो रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है मेरा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होते हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है। उत्पादन चाहे उत्पन्न जो भी है होते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन हम एकदम सिंपल लेंगे जो अभिक्रिया से आप परिचित है। तो देखिए कार्बन मतलब कागज होते हैं, जो कागज की टुकड़ा होते हैं ना, किताब कॉपी की, वो कार्बन से बने हुए होते हैं। प्लस उसको जब जलाओगे ऑक्सीजन के साथ वो क्या होगा बताओ? CO2 गैस तो निकलेगा। प्लस क्या होगा? कागज जब जलेगा आपको हीट मिलेगा कि नहीं बताओ? ऊष्मा तो मिलेगा ना। तो बताओ यहाँ पे ऊष्मा जो कागज को जलाने के बाद ऊष्मा वो यूनिवर्स में दे रहा है कि नहीं, बाहर दे रहा है कि नहीं, कि अंदर दे रहा है, बाहर निकल रहा है? जब आप कोई कागज को जला करके खुद से ट्राई करके देख लीजिए, कागज को जब जलाओगे उसकी हीट जो है बाहर निकलेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद कौन हो रहा था? CO2, साथ साथ में हीट भी दे रहा है बाहर, उसे कहते हैं क्या? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थार्मिक रिएक्शन। एक्सो से बाहर कहीं भी सिनेमा हॉल वगैरह कहीं भी जाएंगे देखिएगा एग्जिट लिखा रहता है। एग्जिट मीन्स बाहर होना, इसीलिए मतलब कोई सिस्टम से हीट जब बाहर में यूनिवर्स में देते हैं तब कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आ जाते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है देखिए, जस्ट उल्टा। इसमें क्या हो रहा था,
जो रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन से मतलब सिस्टम से हीट कहाँ जा रहा था, बाहर। इसमें क्या होगा, बाहर से मेरे को रिएक्शन जहाँ हो रहा है सिस्टम के अंदर देना पड़ेगा। तो कैसे, देखिए पहले परिभाषा क्या कह रहे देख लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये होते हैं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा भी अवशोषित होता है, मतलब ऊष्मा देना पड़ता है। तो देखिए मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उसके बाद इसको एग्जाम्पल से मैं लिखता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी जो हम लोग पढ़े थे डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन अभिक्रिया पढ़े थे ना, उसी का एग्जाम्पल से इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। कैसे, देखिए जैसे CaCO3 कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पाथर से भी हम लोग परिचित है। इसको जब गर्म करेंगे, ये गर्म किए, हीट दे रहा हूँ सिंबल, तो बन जाएगा क्या, CO2 गैस प्लस CaO कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड, यही तो बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, बाहर से इसको हीट देना पड़ रहा है कि यहाँ से हीट निकल रहा है, बाहर से हमको देना पड़ रहा है इसको टूटने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे भी बोला है, देखो ये होते हैं जिसमें उत्पाद के साथ निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होते हैं। ये चीज बनने के लिए इसको हमको गर्म, बाहर से गर्म करना पड़ेगा, तभी। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब दो टाइप की हो रहा है। एक बार ये सिस्टम, इसको पूरे जब ले लेंगे सिस्टम, तो सिस्टम को हमको हीट देना पड़ रहा है यूनिवर्स से। यूनिवर्स मतलब ये जो पूरे ब्रह्मांड जो है, यहाँ से हीट दे रहे हैं अब सिस्टम में, तब क्या हो रहा है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडो मतलब अंदर दे रहा हूँ और एक्सो मतलब बाहर। कब, जब सिस्टम से सराउंडिंग में जब हीट निकलता है तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हम सराउंडिंग से सिस्टम में हीट देते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर में मैं टाइप ऑफ रिएक्शन बताया हूँ, सारे रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल बता चुका हूँ, और लास्ट में आपका ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और जो था एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो।